कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि नियर फ्यूचर में जर्मनी में एक बायोटेक कंपनी है जिसका नाम ईऑन है, जो एक मेडिकल प्रोसीजर ऑफर करती है जो किसी की जिंदगी से वक्त निकालकर दूसरे शख्स के जिस्म में ट्रांसफर कर सकती है, बशर्ते कि वे कंपैटिबल मैच हो। इस टेक्नोलॉजी की वजह से जिन लोगों को डेस्परेटली पैसों की जरूरत होती है वे अपनी जिंदगी के जितने साल चाहें बेच सकते हैं, जिससे उनका जिस्म जल्दी बूढ़ा हो जाता है। इसके उलट जो शख्स वक्त खरीदता है उसकी जवानी वापस आ जाती है, यानी अमीर लोग लगभग इमॉर्टल है। आमतौर पर सिर्फ गरीब लोग जो अपनी जिंदगी के हालात बेहतर करने के लिए बेताब हैं, अपना वक्त बेचने के लिए राजी होते हैं। हालांकि एऑन हमेशा इसे एक चॉइस और डोनेशन के तौर पर प्रमोट करती है। इस फ्यूचर में माइग्रेंट्स और असाइलम सीकर्स की तादाद बहुत ज्यादा है और यही एकमात्र तरीका है जिससे वे रोजी रोटी कमा सकते हैं। कंपनी ये पक्का करती है कि स्कॉलर्स, आर्टिस्ट्स और सेलिब्रिटीज को वक्त के साथ सम्मानित किया जाए और नोबेल विनर्स को हाल ही में लिस्ट में शामिल किया गया है। एऑन का सबसे बेहतरीन डोनेशन मैनेजर मैक्स है, जो लोगों को अपनी उम्र बेचने के लिए मनाने के लिए घूमता रहता है। आज वो एक माइग्रेंट फैमिली के बेटे से बात कर रहा है, टीनेजर को बताते हुए कि उसे अपनी जिंदगी के 15 साल बेचने से बहुत फायदा होगा। उसे कन्विंस करने के लिए मैक्स समझाता है कि उसने कॉलेज की पढ़ाई अफोर्ड करने के लिए अपनी जिंदगी के 5 साल कैसे बेचे। वो ये भी कहता है कि उसके परिवार को आखिरकार लीगल पेपर वर्क मिलने और शांति से रहने के चांसेस लगभग 0 हैं, लेकिन ये पैसा उन्हें एक बिजनेस खोलने में मदद कर सकता है। ये सारी मैनिपुलेशन से मैक्स को डील मिल जाती है। जब वो कंपनी की बिल्डिंग में लौटता है, मैक्स बाहर के प्रोटेस्टर्स से निपटने के लिए रेनकोट पहनता है, जो किसी भी वर्कर पर चीजें फेंकते हैं जो वहां से गुजरता है। कई लोग एऑन की टेक्नोलॉजी के खिलाफ हैं, क्योंकि ये समाज में सोशल और इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बढ़ा रही है। अंदर जाकर मैक्स एक स्पेशल सेरेमनी में शामिल होता है, जिसमें उसे साल का सबसे बेहतरीन एजेंट होने के लिए अवार्ड मिलता है। फिर कंपनी की फाउंडर सोफी थाइसन अपने काम की अहमियत के बारे में एक बड़ी स्पीच देती है। उधर एऑन के एक क्लिनिक में मरीजों का शांत दिन चल रहा होता है, जब अचानक एम्प्लॉय के कपड़े पहने एक आदमी बंदूक निकालता है और कमरे में कई लोगों को गोली मार देता है। फिर दीवार पर ए का सिंबल बनाता है और भाग जाता है। वो एडम ग्रुप से है, जो एक एंटी एऑन ऑर्गेनाइजेशन है। वे समाज को बचाने के नाम पर कंपनी को रोकने और लोगों को मारने के लिए टेररिस्ट एक्टिविटीज इस्तेमाल करते हैं। बाद में सोफी अपने गार्ड्स काया और नोवाक के साथ एडम के लीडर लिलिथ की भेजी एक वीडियो देख रही है, जो प्रॉमिस करती है कि और केओस आने वाला है। मैक्स घर लौटता है और अपनी बीवी एलेना के साथ अपना अवार्ड सेलिब्रेट करने के लिए एक स्पेशल डिनर तैयार करता है। उन्होंने अभी तक अपार्टमेंट का पूरा पेमेंट नहीं किया है, लेकिन उनका ख्वाब बच्चे पैदा करने का है, तो खाने से पहले वे थोड़ी देर के लिए रोमांटिक हो जाते हैं। अगले दिन कपल एलेना के पेरेंट्स से मिलने जाते हैं। उसके अब्बू मजाक में कहते हैं कि शायद अपने लिए कुछ एक्स्ट्रा साल खरीद लें, लेकिन वो साफ तौर पर पैसिव अग्रेसिव हो रहे हैं और मैक्स की नौकरी के लिए नफरत दिखा रहे हैं, जिसे वो अनएथिकल मानते हैं। एलेना बहस बढ़ने से पहले इंटरप्ट करती है, लेकिन घर जाते वक्त मैक्स चाहता है कि वो उसका बचाव करे, अनोइंग तरीके से न्यूट्रल रहने की बजाय। जब कपल अपनी बिल्डिंग में वापस पहुंचता है, वे शॉक्ड रह जाते हैं ये देखकर कि उनका अपार्टमेंट आग में है। न सिर्फ उन्होंने अपना सारा सामान खो दिया, उन्होंने अपने सारे पैसे भी खो दिए, क्योंकि वे घर में थे। जब वे इंश्योरेंस कंपनी देखने जाते हैं, उन्हें पता चलता है कि वे इस इंसिडेंट को कवर नहीं करेंगे, क्योंकि रिपोर्ट्स बताती हैं कि एक मोमबत्ती ने आग शुरू की, जिसे नेग्लिजेंस माना जाता है। एलेना कसम खाती है कि वो हमेशा जगह छोड़ने से पहले सभी मोमबत्तियां बुझा देती है, लेकिन वो ऑफिशियल रिपोर्ट है और वे इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। बात और खराब करने के लिए मैक्स को पता चलता है कि बैंक से लोन लेने के लिए एलेना ने अपनी जिंदगी के 40 साल कोलैटरल के तौर पर ऑफर किए थे, जो उसने कभी उसे नहीं बताया था। मैक्स अपने खुद के साल ऑफर करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे मना कर दिया जाता है क्योंकि उसके लिए कंपैटिबल रिसिपिएंट्स नहीं है। ये मैक्स को कंफ्यूज करता है, क्योंकि उसने पहले डोनेट किया था, लेकिन अपेरेंटली वो रेसिपिएंट हाल ही में मर गया। जब वे इंश्योरेंस कंपनी से निकलते हैं, कॉप्स एलेना को गिरफ्तार कर लेती हैं ताकि उसे मुल्क से भागने से रोका जा सके। मैक्स कसम खाता है कि वो बैंक को पे करने के लिए किसी और तरीके से पैसे लाएगा और सोफी को अपनी सिचुएशन समझाने के लिए मिलने जाता है, सोफी को प्रॉमिस करवाते हुए कि वो देखेगी कि क्या कर सकती है। उसके बाद सोफी की कंपनी के शेयर होल्डर्स के साथ मीटिंग होती है, जो कंपैटिबल डीएनए चेक करने में रिसोर्सेज बर्बाद करके थक गए हैं, क्योंकि इसका मतलब है कि कुछ लोगों को शायद कभी एक्स्ट्रा साल खरीदने का मौका न मिले और जेनेटिक डिस्पोजिशंस वैसे भी बहुत रेयर हैं। वे सोफी को टू बायस्ड बुलाते हैं। कुछ दिन बाद मैक्स के लॉयर उसे बताते हैं कि सोफी से कोई खबर नहीं आई है और वो उनकी कॉल्स इग्नोर कर रही है। कोई और चॉइस न होने पर मैक्स क्लिनिक जाता है और एलेना से मिलने की कोशिश करता है, लेकिन वे उसे बताते हैं कि उसे प्रोसीजर खत्म होने तक इंतजार करना होगा। अपना दिमाग खोते हुए मैक्स अपनी बीवी तक पहुंचने के लिए दूसरे कमरों में भागता है, लेकिन काया और उसकी टीम उसे टैकल कर लेती है। उधर एलेना को प्रोसीजर
प्रोसीजर के लिए तैयार किया जाता है। एक लॉयर को कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते सुनना आखिरकार उसे तोड़ देता है और वो डॉक्टर्स के खिलाफ स्ट्रगल करना शुरू कर देती है। लेकिन उसे एक इंजेक्शन दिया जाता है जो उसे सुला देता है और फिर उसे एक मशीन से कनेक्ट किया जाता है जो 38 साल दूसरे कमरे में एक शख्स को ट्रांसफर करती है जिसका चेहरा छुपा हुआ है। उसके बाद मैक्स एलेना को घर ले जाता है लेकिन वो एक शब्द भी नहीं बोलती। अगले दिनों के दौरान एलेना का जिस्म तेजी से बूढ़ा होना शुरू हो जाता है जब तक कि वो एक बुजुर्ग औरत जैसी नहीं दिखने लगती और वो शीशे में खुद को देखना बर्दाश्त नहीं कर पाती। मैक्स और एलेना का रिश्ता बहुत कड़वा और अजीब हो जाता है और हालांकि मैक्स एलेना को कंफर्ट और सपोर्ट करने की कोशिश करता है, वो बहुत डिस्टेंट हो जाती है। एक सुबह मैक्स को कंपनी बुलाया जाता है और उसे पता चलता है कि उसे एक प्रमोशन दी गई है जिसमें सैलरी बढ़ोतरी शामिल है, लेकिन अब ये बेकार है। गुस्से में मैक्स सोफी से बात करने की कोशिश करने के लिए भागता है लेकिन काया उसे बहुत करीब आने से रोक देती है। सोफी उसे इग्नोर करती है और अपनी गाड़ी में बैठ जाती है। हालांकि मैक्स नोटिस करता है कि वो जवान दिखने लगी है। बाद में घर पर मैक्स एलेना के साथ अफेक्शनेट है, कसम खाते हुए कि वो अब भी उससे प्यार करता है, लेकिन एलेना को लगता है कि ये तरस है और उसे अकेला छोड़ने को कहती है। मैक्स के जाने के बाद एलेना अपने पेट में एक अजीब दर्द महसूस करने लगती है और बाथटब की तरफ भागती है जहां उसे ब्लीडिंग होने लगती है। उधर मैक्स सैर के लिए और पार्क में बियर पीने जाता है जहां उसे इल्लीगल अपर्स बेचने वाली एक लड़की अप्रोच करती है। मैक्स फौरन उसे भगा देता है। कुछ घंटों बाद एलेना अपने दर्द के लिए हॉस्पिटल में है। मैक्स उसका साथ दे रहा है और शॉक्ड है ये जानकर कि प्रोसीजर से पहले एलेना प्रेग्नेंट थी और आज की ब्लीडिंग एक मिसकैरेज थी क्योंकि ये बूढ़ा जिस्म बच्चे नहीं पैदा कर सकता। इस अजीब जिंदगी से थकर जो वे जी रहे हैं, एलेना मैक्स से उसे उसके पेरेंट्स के घर ले जाने को कहती है जहां वो अब से रहेगी। दिल टूटे हुए मैक्स प्रोसीजर को रिवर्स करने का तरीका ढूंढने का वादा करता है, लेकिन एलेना के अब्बू उसे डांटते हैं, याद दिलाते हुए कि यही वो सिस्टम है जिसे उसने बनाने में मदद की। किसी सोल्यूशन के लिए डेस्परेट होकर मैक्स पार्क में लड़की को ढूंढता है और जानकारी डिमांड करने के लिए उससे अप्रोच करता है, जानते हुए कि लड़की ने अपना प्रोसीजर कहीं इल्लीगल जगह से करवाया क्योंकि एऑन कभी बच्चों को नहीं बनाती। लड़की उसे एक स्पेशल कॉन्टैक्ट देती है जिसे मैक्स बाद में कॉल करता है और उसे एक अंडरग्राउंड ग्रुप के बारे में पता चलता है जो पड़ोसी मुल्क लिथुएनिया में एज ट्रांसप्लांट सर्जरीज करती रही है। उसे बताया जाता है कि एक शेडी नेबरहुड में एक बर्नर फोन और फेक पासपोर्ट्स पिक करे और उसे उस रेसिपिएंट का पता लगाना होगा जिसे एलेना का वक्त दिया गया है। उसके बाद मैक्स एक होटल में छुपता है और सोफी को किडनैप करने की प्लानिंग करता है क्योंकि उसे यकीन है कि उसका जवान होना और उसकी मदद करने से मना करना कोई कोइंसिडेंस नहीं था। अगले कुछ दिनों के लिए वो सोफी का पीछा करता है जब तक कि एक दोपहर उसे मौका नहीं मिल जाता जब वो उसे कब्रिस्तान में अकेली देखता है और कोई गार्ड्स नजर नहीं आते। अपना चेहरा छुपाने के बाद वो अब जवान दिख रही सोफी के पास जाता है जो मदद के लिए चिल्लाना और भागना शुरू कर देती है। मैक्स जल्दी पकड़ लेता है और उसे टेज करता है जब तक वो बेहोश नहीं हो जाती। फिर वो एक कब्र पर ए पेंट करता है ताकि ऐसा लगे कि एडम ग्रुप ने ये किया। उसके बाद मैक्स एलेना को उसकी वर्क प्लेस से पिक करने जाता है, उससे भरोसा करने को कहते हुए। साथ मिलकर वे अबैंडन बिल्डिंग की तरफ जाते हैं जहां वो एक इल्लीगल वैन और सोफी को सब टाइड अप रखे हुए हैं, लेकिन एलेना को लगता है कि ये पागलपन है और एक बहस होती है। मैक्स उसे साथ आने के लिए कन्विंस करता है जब वो मेंशन करता है कि ये उनकी जिंदगियां फिर से बनाने और एक फैमिली पाने का एकमात्र मौका है। सेमेट्री में काया और नोवाक सिचुएशन की जांच करते हैं और नोवाक सिक्योरिटी कैमरास की फुटेज इस्तेमाल करके मैक्स की इस्तेमाल की गई गाड़ी को ट्रेस करता है। सब कुछ एक फेक अकाउंट से खरीदा गया था, लेकिन नोवाक सभी परचेसेस को फॉलो करता है जब तक वो पहली खरीदारी को मैक्स के असली अकाउंट तक ट्रेस नहीं कर लेता। तो अब वे उसे ढूंढेंगे। नोवाक सोचता है कि क्या उन्हें कॉप्स को बुलाना चाहिए, लेकिन काया मना कर देती है। जब तक वे अबैंडन बिल्डिंग में पहुंचते हैं, कपल पहले ही जा चुका है, जबकि एलेना और मैक्स हार्बर की तरफ जा रहे होते हैं। काया और नोवाक उन्हें पकड़ने के लिए एक नया ऑपरेशन तैयार करते हैं, इस बार पुलिस की मदद से। नोवाक समझाता है कि कपल कैसे मिला। मैक्स को एलेना के डोनेशन मैनेजर के तौर पर असाइन किया गया था, लेकिन सेल करने के दौरान वे प्यार में पड़ गए और शादी कर ली। नोवाक मानता है कि उसे डेस्परेट लोगों के लिए बुरा लगता है, लेकिन काया उसे बुलाती है और बताती है कि वो असल में 64 साल की है। उसे अपने जिस्म को इस तरह मॉडिफाई करना पसंद नहीं है, लेकिन वो नौकरी के लिए ऐसा करती है क्योंकि वो सोफी की बहुत कर्जदार है। हार्बर पर मैक्स और एलेना बिना ज्यादा परेशानी के एक जहाज पर चढ़ने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन वे सिक्योरिटी कैमरा में पकड़े जाते हैं और नोवाक उनकी लोकेशन मिल जाती है। हर कुछ घंटों में मैक्स सोफी को चेक करता है और उसके लिए खाना और पेय लाता है। उसे एक बाथटब वाले बॉक्स के अंदर रखा जा रहा है, कार्गो होने का दिखावा करते हुए। शाम को कपल एक खुश फैमिली देखता है और भविष्य में अपने बच्चे की उम्मीद रखता है। अचानक एक बच्चा शोर पर कुछ फनी लाइट्स का जिक्र करता है और मैक्स और एलाना बाहर आते हैं ये देखने के लिए
कि पुलिस लिथुआनिया में उनका इंतजार कर रही है। जल्दी से सोचते हुए मैक्स परिवार को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने का फैसला करता है। जब कॉप्स जहाज से निकलने वाली सभी गाड़ियों का इंस्पेक्शन शुरू करती हैं, मैक्स की वैन बाहर आती है, लेकिन फैमिली के अब्बू उसे मैक्स की धमकी के तहत चला रहे हैं। वो एक बाथटब ट्रांसपोर्ट करने वाला डिलीवरी वर्कर होने का दिखावा करता है, लेकिन कॉप्स को शक होता है क्योंकि वो बहुत नर्वस लग रहा है। वे वैन के पीछे देखने को कहते हैं जहां सोफी और एलाना बाथटब के अंदर छुपी हैं। कॉप्स बॉक्स को देखते हैं और आदमी से इसे पूरी तरह खोलने की डिमांड करते हैं, और जब बेचारा आदमी हिचकिचाता है, वे पूछते हैं कि वो इतना नर्वस क्यों है। एक ब्लूटूथ ईयरबड के जरिए जो उसके फोन से कनेक्टेड है, मैक्स आदमी से कहता है कि वो कहे कि वो नर्वस है क्योंकि उसे पहले कभी गन पॉइंट पर नहीं रखा गया। ऑपरेशन के लीडर को नोटिस होता है कि उसका ऑफिसर अपने हथियार को ठीक से हैंडल नहीं कर रहा और मिसकंडक्ट के लिए बुलाए जाने से बचने के लिए ड्राइवर को जाने देता है। फिर बीवी अपनी गाड़ी में अपने बच्चे के साथ आती है, जबकि मैक्स पीछे छुपा है, बच्चे को गन पॉइंट पर रखे हुए। कॉप्स उसके साथ कुछ गलत नहीं देखते और उसे जाने देते हैं। दोनों व्हीकल्स बाद में सड़क के किनारे रुकती हैं और फैमिली फिर से मिलती है, लेकिन उन्हें जाने देने से पहले मैक्स उनके फोन्स तबाह कर देता है और उनकी गाड़ी के एक टायर को गोली मार देता है। बच्चे को रोता देखकर एलेना गिल्टी महसूस करती है। फिर कपल वैन में चला जाता है सोफी के साथ, जो अब भी बाथटब में बंधी हुई है। कुछ घंटों बाद वे सड़क के बीच में रुकते हैं ताकि सोफी अपनी पी बकेट खाली कर सके, लेकिन अब जब वो बोल सकती है तो वो समझाती है कि वो सोफी नहीं है, वो उसकी बेटी मैरी है। बस अब वे बहुत एक जैसी दिखती हैं क्योंकि उसकी अम्मी प्रोसीजर से गुजरी। मैक्स उस पर यकीन नहीं करता और इंटरनेट पर जानकारी ढूंढता है जो कहती है कि सोफी की सिर्फ एक बेटी थी जो बरसों पहले मर गई और जिसकी कब्र वो सेमेट्री में विजिट कर रही थी। मैरी समझाती है कि प्रेस एटेंशन से बचने के लिए उसे स्पॉटलाइट से दूर रखा गया था, लेकिन मैक्स उस पर यकीन नहीं करता और उसे टब में वापस ले जाता है। लेकिन एलिना को डाउट्स होने लगे हैं। आखिरकार वे एक अबैंडन्ड होटल ढूंढते हैं और रात वहीं बिताने का फैसला करते हैं। मैरी को बाहर रहने की इजाजत दी जाती है और वो जिद करती है कि वो सोफी नहीं है, समझाते हुए कि वो असल में अपनी अम्मी के काम से नफरत करती है क्योंकि ये अनएथिकल है और वो कपल की साइड पर है। एलेना मैक्स से बहस करना शुरू कर देती है, जो अब भी उस पर यकीन नहीं करता, और वो कहता है कि भले ही कहानी सच हो, मैरी को अब भी एलेना के लिए मैच होना चाहिए क्योंकि ये उसकी अम्मी का वही डीएनए है। एलेना शॉक्ड है कि मैक्स एक बच्ची को इस्तेमाल करना चाहता है और कमरा छोड़ देती है। मैरी शावर मांगती है तो मैक्स उसे बाथरूम ले जाता है, जबकि मैरी समझाती है कि सोफी ने एज ट्रांसप्लांट मेथड अपनी बहन को ठीक करने की कोशिश करते हुए इन्वेंट किया था। मैक्स पीछे मुड़ जाता है ताकि वो कपड़े बदल सके और मैरी ये मौका लेकर उसे मारती है और भाग जाती है। मरी फौरन वुड्स की तरफ भागती है जहां अंधेरा है और फोन के लिए सिग्नल नहीं है जो उसने चुराया था। वो पास में एक रोशनी नोटिस करती है, मतलब उसका पीछा किया जा रहा है, तो वो जल्दी करती है, लेकिन जब वो जिसे एक बड़ा पडल समझती है उसे पार करने वाली होती है, वो एक गहरा छेद निकलता है और वो डूबने लगती है। मरी एक गिरे हुए पेड़ को पकड़ने की कोशिश करती है और मदद के लिए चिल्लाने के अलावा कोई चॉइस नहीं है। खुशकिस्मती से रोशनी एलेना निकलती है जो जल्दी से उसे बाहर निकालने में मदद करती है। औरतें होटल में लौटती हैं और मरी आखिरकार अपना शावर ले सकती है। जब वो अपने कपड़े उतारती है, एलेना नोटिस करती है कि उसमें प्रोसीजर के स्कार्स नहीं है, मतलब वो सच में मरी है। एलेना मैक्स को इसके बारे में बताती है, लेकिन वो समझाता है कि स्किन शायद प्रोसीजर के दौरान रीजनरेट हो गई और एलेना को याद दिलाता है कि वो ये इसलिए कर रहा है ताकि उनका बच्चा हो सके। वो एलेना को बताता है कि वो बेहतर डिजर्व करती है और उसे किस करता है, जो फिर रोमांटिक होने में एस्केलेट हो जाता है, जबकि एक बंधी हुई मरी उन्हें टब से सुन सकती है। उधर नोवा काया को बताता है कि उसे कपल की लोकेशन मिल गई है और वे उनके पीछे जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। कुछ घंटों बाद एलेना और मैक्स अचानक कुछ आदमियों से जगा दिए जाते हैं जो उन पर बंदूकें तान रहे हैं। यह एडम ग्रुप है जो मैक्स की बंदूक छीन लेता है। फिर लिलिथ खुद को रिवील करती है। वो कंफर्म करती है कि लड़की मरी है, सोफी नहीं, और फिर तीनों को एक अबैंडन्ड बिल्डिंग में ले जाती है जहां वो पूरी सच्चाई बताती है। सोफी अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए एक एज डोनर ढूंढ रही थी और वो शख्स एलेना निकली। कंपनी ने मैक्स को भेजा था क्योंकि वो उनका सबसे बेहतरीन डोनेशन मैनेजर था, लेकिन एलेना को डोनेट करवाने की बजाय दोनों एक दूसरे से प्यार में पड़ गए और आखिरकार शादी कर ली। जब सोफी को डोनेशन चाहिए थी, उसने उनके अपार्टमेंट में जानबूझकर आग लगाई और मैक्स के मैच को मार दिया ताकि उसे अपने कुछ साल डोनेट करने से रोका जा सके। जब मैक्स लिलिथ को मर्डरर होने का इल्जाम लगाता है, लिलिथ एलेना को एक बंदूक देती है जिसमें सिर्फ एक गोली है, उसे मरी को मारने या खुद के लिए चीजें खत्म करने को कहते हुए। एलेना दोनों में से कुछ करने की हिम्मत नहीं करती और बंदूक गिरा देती है, जिससे लिलिथ ये कहती है कि हर कोई पैसिफिस्ट है जब उन्हें खुद जाने लेने पर मजबूर किया जाता है, लेकिन उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है डॉक्टर्स को उनकी तरफ से ऐसा करने देने में। उसी वक्त मैक्स के बर्नर फोन को इल्गल क्लिनिक की लोकेशन मिलती है जो 6 घंटों के लिए वैलिड होगी अगर वे
अपॉइंटमेंट मिस नहीं करना चाहते। कपल को लिलिथ की सोफी को मारने में मदद करनी होगी। जब काया अपनी टीम के साथ बिल्डिंग को घेरती है, मैक्स बाहर आता है, दिखावा करते हुए कि एडम उनके साथ नहीं है। वो टीम को बताता है कि सिर्फ सोफी को अंदर आने की इजाजत है और अगर कोई और बिल्डिंग में दाखिल होने की कोशिश करता है, एलेना मरी को गोली मार देगी। एक जवान दिख रही सोफी नजर आती है और टर्म्स एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन इससे पहले कि वो दाखिल हो, काया सोचती है कि मैक्स को कैसे पता था कि सोफी उनके साथ है। उसे समझ आता है कि ये एक ट्रैप है और अचानक नोवक अपनी बंदूक निकालता है और सोफी को गोली मारता है, उसे नॉक आउट करते हुए। काया फौरन नोवक को मार देती है और बिल्डिंग के अंदर से एडम ग्रुप सोफी की टीम के खिलाफ गोलियां चलाना शुरू कर देता है। मैक्स वापस होटल में भागता है, सिर्फ गिरने के लिए जब उसके पास कुछ फटता है। कुछ गार्ड्स को डॉज करने के बाद उसे एक रेबल पकड़ लेता है, लेकिन कुछ मुके बदलने के बाद वो उसे नॉक आउट करने में कामयाब होता है। फिर मैक्स एलेना और मरी को पकड़ता है और उन्हें एस्केप करने के लिए गराज की तरफ घसीटता है। जबकि मैक्स गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता है, मरी बताती है कि उसने एक बंदूक ली और एलेना को गोली मारने की कोशिश करती है, लेकिन उसमें गोलियां नहीं है। एलेना डिसअपॉइंटेड है कि मरी उसे मार देती जब उसने उसे गोली मारने से मना किया, तो वो मरी को पकड़ती है और उसका सिर गाड़ी से मारती है जब तक वो बेहोश नहीं हो जाती। फिर तीनों गाड़ी में एस्केप करते हैं, जबकि काया नोवक का फोन चेक करती है और पता चलता है कि वो रेबल्स के संपर्क में रहा है, क्योंकि वो सारा वक्त एडम ग्रुप का हिस्सा रहा है। कुछ घंटों बाद मैक्स कन्फेस करता है कि वो मरी के साथ कुछ नहीं करना चाहता, क्योंकि वो लिलिथ जैसा नहीं बनना चाहता, लेकिन एलेना का हो चुका है और खुद के लिए चीजें खत्म करने की धमकी देकर मैक्स को गाड़ी से बाहर निकाल देती है। मैक्स के जाने के बाद एलेना इल्लीगल क्लिनिक तक पूरा रास्ता चलाती है, जहां मरी को उसकी मर्जी के खिलाफ घसीटा जाता है और प्रोसीजर हो जाता है। उधर मैक्स भटकता रहता है और जब वो इमिग्रेंट से भरी एक बस देखता है, वो एक रेफ्यूजी कैंप में शामिल होने के लिए उसका पीछा करता है। अगली सुबह मरी को सड़क पर चलते हुए एक ट्रकर ढूंढता है जो उसे वापस शहर ले जाता है। कुछ पलों बाद वो सोफी के साथ फिर से मिलती है, जो जिंदा और ठीक है, क्योंकि उसने एक बुलेट प्रूफ वेस्ट पहनी थी। फिर काया अनाउंस करती है कि वो क्विट कर रही है, क्योंकि वो सिर्फ बिजनेस के लिए लोगों को मारते मारते थक गई है। अगले दिनों के दौरान मरी तेजी से बूढ़ी होना शुरू हो जाती है। फिर भी एक खुदगर्ज सोफी अपनी खुद की बेटी को अपने कुछ साल डोनेट करने से मना कर देती है, जल्द ही एक डोनर ढूंढने का वादा करते हुए। कुछ महीनों बाद मैक्स एलेना को बीच पर ढूंढता है। वो जवान और प्रेग्नेंट दिखती है और उसका ख्याल रखने के लिए एक नया पति है। जब वो मैक्स को देखती है, वो उससे बात करने की कोशिश भी नहीं करती और मैक्स अपनी नई जिंदगी में वापस चला जाता है, एडम ग्रुप के साथ एक रेबल बनकर, सोफी को नीचे लाने के लिए डिटरमिन्ड। और इसी के साथ ये दर्द भरी कहानी यहाँ खत्म हो जाती है। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी।